पिट्यूटरी दो गोनेडोट्रोपिन्स बना रही है। एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब आप साथ के साथ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है। आप याद कीजिए, हमने जब oogenesis एंड फॉलिक्यूलोजेनेसिस पढ़ा था, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस बताई थी मैंने आपको। क्या क्या थी? प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड फाइनल मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। ओके, नाउ फॉलिकल के अंदर क्या है? oocyte है। oocyte की डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस भी देखी थी। oogonia से बना था प्राइमरी oocyte, जिसकी मियोसिस रुक गई थी, डिक्टिएट oocyte बन गया। फिर बना था सेकेंडरी oocyte, और फिर उसके बाद बना था जी ओवम, जब स्पर्म पेनिट्रेट कर गया था। जो ओवरी से रिलीज होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे आपको फॉलिकुलर फेज दिखाया गया है जी, ठीक है। ऑन डे वन ऑफ द फॉलिकल ऑन डे वन ऑफ द साइकिल मेनी फॉलिकल्स दे स्टार्ट डेवलपिंग इन रिस्पॉन्स टू एफएसएच। लेकिन जब तक 7वां दिन आता है ना, मैंने कहा ना 15-20 फॉलिकल राइट यहाँ लेफ्ट ओवरी में एक साथ डेवलप होना शुरू हुए। बाय द टाइम देयर इज डे 7 ऑफ द साइकिल, ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल रिमेन्स। जितने भी डेवलप होना शुरू हुए थे ना, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बाय डे 7 ऑफ द साइकिल वन डोमिनेंट फॉलिकल रिमेन्स, अदर्स अंडरगो फॉलिक्यूलर एट्रीसिया। एट्रीसिया याद है? जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस ऑफ फॉलिक्यूलर डीजेनरेशन। तो 7वें दिन पे जो एक डोमिनेंट फॉलिकल बचता है, वही डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकल बना देता है। डे 7 टू डे 14 तक ये ग्राफियन फॉलिकल बना। ठीक है जी। नाउ देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स। देखो, प्राइमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचे, तो कुछ सेकेंडरी फॉलिकल इन द ओवरी बिगिन टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन्स एंड इवन इनहिबिन। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन तो ओवरी से ही आ रहा है। ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है? फॉलिकल के सेल्स ही तो सिक्रीट कर रहे हैं। फॉलिकल का पूरा स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना लेयर थी, फाइब्रस एंड एवेस्कुलर। उसके नीचे थीका इंटरना थी, ग्लैंड्यूलर एंड वेस्कुलर। मैंने बताया था जो एलएच हार्मोन होता है वो एक्ट करता है कौन सी लेयर पे? फॉलिकल की थीका इंटरना, विच इज ग्लैंड्यूलर एंड वेस्कुलर। थीका इंटरना इसके रिस्पॉन्स में बनाती है एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स। एंड्रोजन्स डिफ्यूज कर जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स में। ग्रेनुलोसा सेल्स का एरोमेटेस एंजाइम एंड्रोजन्स को कन्वर्ट कर देता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स में, यानी ईस्ट्रोजन्स में। तो ओवरी में पहले मेल सेक्स हार्मोन्स बनते हैं एंड्रोजन्स, ग्रेनुलोसा सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ईस्ट्रोजन्स में। तो भाई डेवलपिंग फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल्स ने ईस्ट्रोजन भी बनाया और इनहिबिन भी बना रहे हैं साथ साथ। जब छठा 7वां दिन आ जाता है साइकिल का, जैसा कि मैंने कहा, सिंगल सेकेंडरी फॉलिकल इन वन ऑफ द टू ओवरीज हैज आउटग्रोन ऑल द अदर्स टू बिकम डोमिनेंट फॉलिकल। आई टोल्ड यू वन डोमिनेंट फॉलिकल रिमेन्स। ये डोमिनेंट फॉलिकल कहेगा कि अब मैं ही ग्राफियन फॉलिकल बनाऊंगा। रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कई बार दो डोमिनेंट फॉलिकल भी हो सकते हैं, दोनों एक ही ओवरी में, या एक राइट में और एक लेफ्ट में, हो सकता है ऐसा भी। नाउ फॉलिकुलर फेस में हार्मोन्स का लेवल देखते हैं कि भाई ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है एंड इनहिबिन जो कि डोमिनेंट फॉलिकल सिक्रीट कर रहे हैं, ये कम कर देते हैं एफएसएच का लेवल। आप देखेंगे जैसे जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ा, राइट, प्रोजेस्टेरोन भी आगे बढ़ेगा, देखेंगे ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, हल्का हल्का जब इंक्रीज हो रहा है तो वो एफएसएच को ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जब ईस्ट्रोजन खुद एक सर्टन लेवल क्रॉस कर जाएगा, ओवुलेशन से कुछ दिन पहले ना ईस्ट्रोजन का पीक भी आता है, जब ईस्ट्रोजन ने एक सर्टन थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करा, तब वो एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा पिट्यूटरी को और कहेगा पिट्यूटरी अब तुम ज्यादा एफएसएच बनाओ। तो आप देखेंगे कि यही कारण है ओवुलेशन से पहले आपको एलएच का पीक भी मिलता है, एफएसएच का पीक भी मिलता है, ईस्ट्रोजन का पीक भी मिलता है। तो वहां कंफ्यूज मत होना। ईस्ट्रोजन जब खुद कम डोज में है तो उसने एफएसएच को दबा के रखा है। जब ईस्ट्रोजन ने खुद एक सर्टन थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर लिया, तब वो कहेगा पिट्यूटरी भाई अब तुम भी मजे में ज्यादा एफएसएच एलएच बना लो, पॉजिटिव इफेक्ट कर देगा। राइट जी, क्लियर है? सो शुरुआत के दिनों में जब ईस्ट्रोजन बढ़ा तो उसने चालाकी से एफएसएच को कम कर दिया ताकि भाई बाकी फॉलिकल्स और ज्यादा ना डेवलप कर जाएं। सो वही बात लिखी है, it causes other less developed follicles to stop growing and undergo atresia.
Follicular atresia, genetically programmed process of follicular degeneration. Clear हुआ जी? Follicular phase, right? Now, अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा. Fraternal यानी non-identical twins या फिर triplets, they result when 2 or 3 secondary follicles become co-dominant. जनरली तो एक ही secondary follicle dominate करके ग्राफियन बनाएगा, लेकिन रेयर केसेस में जब हमने कहा कि भाई फ्रेटर्नल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं तो दो ओवा रिलीज हुए ना, तो वो दो डोमिनेंट फॉलिकल भी डेवलप हो सकते हैं या ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. These are later ovulated and fertilized at about the same time. तीनों ग्राफियन फॉलिकल बने और वो ओव्यूलेट हुए और फिर वो फर्टिलाइज हो गए स्पर्म से, जिससे कि ट्विंस का या ट्रिपलेट्स का जन्म होता है. आगे बढ़ते हैं जी फॉलिकुलर फेज में. यहाँ पे आप इस ब्यूटीफुल सी वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बना. ओवरी की सरफेस पे एक बल्जिंग इतना बड़ा सा छोटा दिख रहा है ना आपको, बैलून जैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर वो सेकेंडरी oocyte है जो व्हाइट कलर का डॉट आपको दिख रहा है, और फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे उसके करीब आ रहे हैं कि अब ये रप्चर होगा, ओव्यूलेट होगा और सेकेंडरी oocyte को पकड़ लेंगे. ये सब फॉलिकुलर फेज में हो रहा है. ठीक है जी. वन डोमिनेंट secondary follicle becomes mature Graafian follicle which continues to enlarge जब तक कि 20 मिलीमीटर या उससे ज्यादा डायमीटर नहीं हो जाता. 25 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर हो जाता है. And the follicle forms a blister-like bulge due to swelling antrum on the surface of the ovary. ओवरी के सरफेस पे एक swelling structure नजर आ रहा है ना, swollen सा, वही है वो ग्राफियन फॉलिकल जिसने अब रप्चर हो जाना है और ओवुलेशन हो जाएगा. सो हम पहुंच गए जी ओव्यूलेटरी फेज में. जब ओवुलेशन होना है मतलब नेक्स्ट मेंसेस से 14 डेज बिफोर, दैट इज द डे ऑफ ओवुलेशन. ओवुलेशन के दिनों के आसपास फीमेल का बॉडी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है, तो एक फीमेल स्वयं भी ये जान सकती है कि उसका फर्टाइल पीरियड कौन सा है, डे ऑफ ओवुलेशन कौन सा है. अगर वो रोजाना सुबह जैसे ही मॉर्निंग में नींद खुले और वो उठे और वो थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर नोट करे और वो रेगुलरली ऐसा कर रही है, डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3, 4, 5, वो देखेगी फीमेल ऑब्जर्व करेगी कि जब ओवुलेशन के दिन पास आ रहे हैं ना, तो शरीर का तापमान हल्का सा बढ़ जाता है, राइट, जिससे कि पता चलता है ओवुलेशन होने वाला है, ये उसका फर्टाइल पीरियड है. लेकिन ये कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं है, बिकॉज शरीर का तापमान कई और कारणों से बढ़ सकता है. भाई हल्का खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन हो तब भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. तो मार्केट में ना ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट्स भी आती हैं, OPK. दोस्त कपल्स हु आर प्लानिंग टू हैव किड्स, राइट, जो ये चाह रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, दे वांट बेबी, तो उन्हें उन्हीं दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होना है जब फीमेल का ओवुलेटरी पीरियड है, जब उसका फर्टाइल पीरियड है. तो इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल के यूरिन में LH हार्मोन का टेस्ट कर लेते हैं कि भाई LH सर्ज के कारण ही ओवुलेशन हुआ है. ब्लड में LH का लेवल बड़ा होगा तो वो यूरिन में भी आएगा. तो यूरिन में अगर LH का टेस्ट पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स उसका ओवुलेशन हो चुका है और ये उसके फर्टाइल दिन है. अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज करती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम है. इसको वो प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग किट से मत कंफ्यूज करना, राइट. वो तो हम तब यूज करते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुई, शी वांट्स टू कंफर्म कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, कि भाई प्लेसेंटा से HCG हार्मोन तो नहीं आ गया. तो वो HCG को चेक करती है प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स. ये मैं LH के लिए बता रहा हूं, ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट्स होती है. इज इट क्लियर? चलो ओवुलेटरी फेज समझते हैं जी. Rupture of Graafian follicle and there is release of secondary oocyte into pelvic cavity. डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में नहीं घुसेगा, फीमेल की बॉडी कैविटी में गया सेकेंडरी oocyte, जहां से फिम्ब्रे उसे पकड़ेंगे. यही प्रक्रिया ओवुलेशन है एंड occurs on day 14 in a 28-day cycle. अगर साइकिल ज्यादा दिन का हुआ तो आप उस हिसाब से ये दिन कैलकुलेट करेंगे. Both ovaries generally alternate in the process of ovulation. अगर एक साइकिल में राइट ओवरी ने बनाया है तो अगले महीने लेफ्ट बनाएगी, फिर राइट फिर लेफ्ट, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. कई बार सेम ओवरी कंटिन्यूज प्रोड्यूसिंग ओवा फॉर मेनी मंथ्स. समटाइम्स सेम ओवरी कंटिन्यूज प्रोड्यूसिंग ओवा फॉर मेनी मंथ्स. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसमें. पढ़ते हैं आगे ओवुलेशन के बारे में. It occurs 14 days before the onset of next menstruation. This is very important. कितने भी दिनों का साइकिल आपको बताया गया हो,
आप डे ऑफ ओवुलेशन बता सकते हैं. इफ द साइकिल इज ऑफ 35 days, the day of ovulation will be 35 minus 14, that is day 21. तो आपने ये हाफ नहीं कर देना कि अगर 35 दिन का साइकिल है तो 35 का आधा कर दो, 17 एंड हाफ पे ओवुलेशन होगा. नहीं, वो हाफ वाली बात तब आती है अगर साइकिल 28 डेज का हो, जो कि जरूरी नहीं है. अब आप यहाँ पे देखिए जी, ओवरी के सरफेस से ये फॉलिकल रप्चर हुआ, ग्राफियन फॉलिकल, और वो oocyte रिलीज हुआ जिसे फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम याद है ना, फिम्ब्रे द फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ऑस्टियम है ओपनिंग फेलोपियन ट्यूब में जहां पे वो सेकेंडरी oocyte एंटर कर जाएगा. और कई बार ऐसा भी होता है दैट द सेकेंडरी oocyte इज लॉस्ट इन द बॉडी कैविटी. फेगोसाइट्स उसे खा जाते हैं और वो खत्म हो जाता है. पर अगर स्पर्म फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके पहुंच गए बॉडी कैविटी में, तो हो सकता है वो इस सेकेंडरी oocyte को बॉडी कैविटी में ही फर्टिलाइज कर दे और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो जाए, विच इज वेरी डेंजरस एंड हैज टू बी सर्जिकली रिमूव्ड. क्लियर? आज आपने देखा 3 डायमेंशनल वे में ओवुलेशन, राइट? नाउ कई फीमेल्स में ओवुलेशन के इस समय पे हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है. वो हम जानेंगे कि वो किस कारण से, बिकॉज ऑफ दैट fluid or little amount of blood which is lost in the body cavity. कौन से हार्मोन ने ओवुलेशन करवाया है ये ध्यान रखना है. LH ने, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. LH इज ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन, राइट जी. 14th डे पे LH सर्ज होता है. ओके, मैं ग्राफिकली बना के दिखाऊं, इधर देखिएगा. एनसीईआरटी में जो ग्राफ बना हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स वाला. डे 1, डे 14, दिस इज डे 28 ऑफ द साइकिल. तो ये था जी हमारा ओवुलेशन वाला दिन. LH का हार्मोन का लेवल हल्का हल्का बढ़ता है. ओवुलेशन से पहले एक शार्प पीक आती है LH में, फिर LH डाउन चला जाता है. ये जो शार्प पीक है ओवुलेशन से एक दिन पहले, इसको LH सर्ज कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कॉज करता है. ध्यान रखेंगे, ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन या ओवुलेशन इंड्यूसिंग हार्मोन इज LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. पिट्यूटरी से आता है ये, ठीक है. इसका इंपॉर्टेंट रोल है. अगर LH सर्ज को ब्लॉक कर दें तो ओवुलेशन नहीं होगा. 1 डे प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन से एक दिन पहले, द लेवल ऑफ LH राइजेस शार्पली, उसे LH सर्ज कहते हैं. जब ये LH का लेवल बढ़ा तो इसने क्या करा, ग्राफियन फॉलिकल की वॉल को तोड़ दिया. ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte पड़ा है, लेकिन वो वेल प्रोटेक्टेड है. उसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, क्यूम्यूलस oophorus, जोना पेलुसिडा, ये सब है. तो oocyte कहेगा मैं अपने बचाव के लिए इन सारी लेयर्स को अपने साथ लेके चलता हूं. बताया था ना, oocyte is protected by so many layers. So LH surge ruptures wall of Graafian follicle and secondary oocyte surrounded by zona pellucida, corona radiata, cumulus oophorus is released from ovary. After ovulation, जब ovulation हो गया, रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ने एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाई जिसे कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी कहते हैं, क्योंकि उसमें ल्यूटिन प्रोटीन है, कैरोटिन पिगमेंट है. तो कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से ही अब ओवुलेशन के बाद शुरू हो गया ल्यूटियल फेज. ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन करता है. कॉर्पस ल्यूटियम का दूसरा नाम येलो बॉडी. इट हैज ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटिन पिगमेंट, जिसके कारण येलोइश कलर आता है, राइट जी. फ्रॉम टाइम टू टाइम an oocyte is lost into pelvic cavity where it disintegrates. जरूरी नहीं है हर बार फेलोपियन ट्यूब में जाए. फिम्ब्रे ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में फेल टू कैप्चर द oocyte, तो वहीं खत्म हो जाएगा. 24 घंटे बाद फेगोसाइट्स खा जाएंगे. राइट ओवरी से निकला oocyte लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है. लेफ्ट ओवरी से निकला oocyte राइट फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, थोड़ा बहुत ब्लड जो लीक आउट कर जाता है पेल्विक कैविटी में उस रप्चर्ड फॉलिकल से, उससे हल्का फुल्का दर्द हो सकता है. इट कैन कॉज लिटिल पेन, मिटलश्मर्स कहते हैं इसे, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. सभी फीमेल्स में हो ये जरूरी नहीं होता. नाउ एन ओवर द काउंटर होम टेस्ट, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, दैट डिटेक्ट्स अ राइजिंग लेवल ऑफ LH कैन बी यूज्ड टू predict ovulation 1 day advance. OPK, ovulation predicting kits. तो कौन सा हार्मोन चेक करती हैं?
ओवुलेशन प्रेडिक्टिंग किट्स LH। तो उसमें करना क्या है कि फीमेल को अपने साइकिल के डेज तो पता है, अगर उसे टोटल ड्यूरेशन पता है तो उसे ओवुलेशन का दिन पता होगा। एक दो दिन पहले वो अपना यूरिन में ये टेस्ट जो है सिंपली घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ऑन दैट किट एंड द कलर इंडिकेट्स कि भाई LH है या नहीं है। अगर यूरिन में LH है तो इसका मतलब है ओवुलेशन हो चुका है और उसका फर्टाइल पीरियड है। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, एक येलो कलर का टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बना है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो 3 महीने तक बना रहता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजेनरेट कर जाएगा थोड़े दिनों बाद। ये कहेगा कि भाई देखो डे 15 पे डे 16 पे मैं बन गया हूं, मैं डे 27 26 तक डीजेनरेट होना शुरू हो जाऊंगा। 10 दिन 12 दिन तक, इससे ज्यादा मैं जिंदा नहीं रह सकता। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आ जाएगा और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो यूट्रस में फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। ल्यूटियल फेस, कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेस के बारे में जान लेते हैं। इफ द oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यही बात तो हम पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ और फर्टिलाइज नहीं हुआ। The corpus luteum has a lifespan of nearly 2 weeks. 10 दिन 12 दिन या 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा इतना, इससे ज्यादा नहीं। Then its secretory activity declines and degenerates into corpus albicans or the white body. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम का नाम क्या है? डीजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉर्पस एल्बिकैंस और व्हाइट बॉडी। ओके, आप ओवरी का सेक्शन काटिए रैंडमली, अगर किसी भी मंथ में आप कभी भी सेक्शन काट के देखेंगे ओवरी का, आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आएंगे। वो व्हाइट कलर के डॉट्स क्या हैं ओवरी में? पिछले सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम यानी क्या है, कॉर्पस एल्बिकैंस है, व्हाइट डॉट जो डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने देखा कि 28 दिनों में ओवरी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। फॉलिकुलर फेस, ओवुलेटरी फेस, ल्यूटियल फेस। इसी के पैरेलल यूट्रस में भी तो बदलाव हो रहे हैं ना। ओवरी में जो हार्मोन्स रिलीज हुए हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यूट्रस तक गए। अब हम देखेंगे कि यूट्राइन साइकिल क्या है, यूट्रस में कौन कौन से फेजेस हैं। बताया था आपको डे 1 टू डे 3 तो मेंस्ट्रुअल फेस है, ब्लीडिंग फेस है। देन डे 3 ऑनवर्ड्स डे 14 तक प्रोलिफरेटिव फेस है, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस की लाइनिंग को प्रोलिफरेट करवाएगा, तैयार करवाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फेस में क्या है, जैसे हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, 3 से 5 दिन तक या 7 दिन तक भी हो सकता है। बाय कन्वेंशन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज डे 1 ऑफ अ न्यू साइकिल, तब नया साइकिल शुरू हो गया है, राइट। तो जब यूट्रस में ब्लीडिंग हो रहा है, इसका मतलब है पिछले साइकिल वाला जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो रिग्रेस कर चुका है। कॉर्पस ल्यूटियम के रिग्रेस करते ही प्रोजेस्टेरॉन डाउन आया है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करा है, क्योंकि ये सारी चीज साइक्लिकल वे में हो रही है ना। तो पिछले साइकिल का कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करा, प्रोजेस्टेरॉन डाउन आया। प्रोजेस्टेरॉन के डाउन आते ही LH और FSH अप हो जाते हैं, क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरॉन खुद ज्यादा है तब तक वो LH और FSH को ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट नहीं होने देता। यही कारण है कि जब ल्यूटियल फेस होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है, तो उस समय नए फॉलिकल्स क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं ग्रो कर रहे? क्योंकि LH और FSH कम है। प्रोजेस्टेरॉन का एक इनहिबिटरी इफेक्ट है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आएगा, ओवरी में डे 1 ऑफ द साइकिल शुरू हो जाएगा, फॉलिकल डेवलप करने लगेंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के डाउन आते LH और FSH ऊपर हो गए, और प्रोजेस्टेरॉन के डाउन आते यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करा है और ब्लीडिंग शुरू हो गई, राइट जी। द डिस्चार्ज अकर्स बिकॉज रीजन डिक्लाइनिंग लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इवन ईस्ट्रोजन डिक्लाइन हुआ है, दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसके कारण यूट्राइन स्पाइरल आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं। ये स्पाइरल आर्टेरियोल्स मैंने बताए थे जब हमने यूट्रस में ब्लड सप्लाई पढ़ा था। तो आप सादी भाषा में यहाँ पे याद रखिए, कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट होते ही लेवल ऑफ दिस स्टेरॉइड दैट इज प्रोजेस्टेरॉन कम्स डाउन। प्रोजेस्टेरॉन के डाउन आते ही यूट्रस के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अकर, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होते ही जितनी एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी होती है, जो सब तैयारी हुई थी यूट्रस में, वो सब शेड हो जाती है along with blood and mucus.
ठीक है, तो यूट्रस ने अपने आप को तैयार करा था जब ओवरी में चल रहा था फॉलिकुलर फेज, ईस्ट्रोजन आ रहा था, तो उस समय यूट्रस जो है अपने आप को तैयार करवा रहा था। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थिक हुई थी, अब वो सब शेड हो जाएगी, थिन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, इस विजुअल में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, एंड ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग एवरीथिंग विल बी शेड आउट थ्रू वेजाइना। वेजाइना की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, वेजाइनल ओरिफाइस, दैट इज कवर्ड बाय अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड हाइमन। तो हाइमन मेम्ब्रेन के पोर्स जो हैं उनके थ्रू ब्लड लॉस होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है उसमें 40 से 150 ml तक ब्लड होता है, राइट, वेरी करता है ये। टिश्यू फ्लूइड भी है, म्यूकस भी है, एपिथेलियल सेल्स भी हैं जो एंडोमेट्रियम के शेड हुए हैं। सो मैंने कहा था ना कि वो एक्सक्लूसिवली ब्लड नहीं है, हमें उसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहना चाहिए। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज द करेक्ट नेम फॉर द फ्लो, although many people prefer to refer it as menstrual blood, but it should be menstrual fluid, right? It is reddish brown, a slightly darker color than venous blood. Half of the menstrual fluid is blood and remaining is mucus and tissue fluid. Do you know that menstrual blood doesn't clot, right? menstrual blood clot नहीं करता है। एक तो वेजाइना का pH जो एसिडिक है, पढ़ा था ना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया के कारण, एसिडिक पीएच के कारण फिर ब्लड जो है क्लॉट नहीं कर पाता है। ब्लड को क्लॉट करने के लिए एसिडिक पीएच नहीं चाहिए, 7.4 के करीब पीएच होगा तो ब्लड जो है क्लॉट करता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स के ग्लैंड्स ने जो सिक्रीट करा है, वेजाइना की सिक्रीशंस हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यू भी प्रेजेंट है उसमें। Vaginal fluids in the menses mainly contribute water, electrolytes, organ moieties, organic moieties and at least 14 proteins including glycoproteins। मतलब उसकी composition में बहुत सारी चीजें हैं, आपको इंडिविजुअली एक एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटे तौर पे याद रख लीजिएगा। उसमें सर्वाइकल म्यूकस भी है, वेजाइनल सिक्रीशंस हैं, ब्लड है, एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये सब चीजें मिल करके मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनता है। Many females can notice blood clots during menstruation। अगर menstrual fluid में clots आ रहे हैं, that indicates that some kind of problem may be there. These appear as clumps of blood that may look like tissue, right? Now please remember, acidic pH of vagina and plasmin contained in the endometrium tends to inhibit the blood from clotting. This is important. Sometimes they ask you this question कि why menstrual blood normally does not clot? The reason is कि pH acidic है, एसिडिक pH पे ब्लड क्लॉट नहीं करता है, और उसमें प्लाज्मिन प्रेजेंट है। प्लाज्मिन जो है क्लॉट को नहीं बनने देगा, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा होगा आपने। ओके, चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं अब आपको। सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए मेंस्ट्रुअल फेज में या नहीं होना चाहिए? चलिए जी देखते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन डज नॉट कॉज डैमेज, बट वुमेन्स बॉडी इज मोर वल्नरेबल बिकॉज उस समय वेजाइनल पीएच इज हायर एंड कंपैरेटिवली लेस एसिडिक देन नॉर्मल। नॉर्मली वो 3.9 टू 4.5 है, इस समय भी एसिडिक है, तभी तो वो ब्लड नहीं क्लॉट कर पा रहा, लेकिन उतना एसिडिक नहीं है, तो वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्विक्स इज लोअर इन इट्स पोजीशन, सर्वाइकल ओपनिंग इज मोर डायलेटेड, बाहर के बैक्टीरिया भी आसानी से अंदर जा सकते हैं। Uterine endometrial lining is absent, so it allows the organisms direct access to bloodstream through the numerous blood vessels। यूट्रस की लाइनिंग शेड हुई है, तो बाहर से किसी भी बैक्टीरिया पैथोजन के शरीर में अंदर आके फीमेल के ब्लड वेसल्स में एंटर करने के चांसेस ज्यादा है। So all these conditions increase the chances of infection during menstruation. That's why doctors advise, health workers advise that sexual intercourse should not be performed during the menstrual bleeding days. Is it clear जी? Right? अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ये ग्राफिकल फॉर्म में आपको सभी हॉर्मोन्स का लेवल दिखाया गया है। आपको ध्यान रखना है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहां पे भी अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैसे कैसे एलएच बड़ा है, कैसे कैसे एफएसएच बड़ा है, ईस्ट्रोजन का पीक कहां है, प्रोजेस्टेरॉन का पीक ल्यूटियल फेस में आएगा, उस समय कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है। नाउ लिसन वन थिंग,
अगर मैरिड कपल हैं, दे आर प्लानिंग टू हैव किड्स एंड फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, सो दैट्स अ गुड न्यूज दैट शी इज प्रेग्नेंट। बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, साइकिल ना होने के कई और कारण भी हो सकते हैं। सो is it always a good news? No, it is always not a good news. The different reasons कि menstrual bleeding नहीं हुआ है, उसके कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग हो रही है, वेट लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, या वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कोई बीमारी है, कोई दवाइयां चल रही हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है। सो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। एमेनोरिया कह देते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को, राइट? नाउ बिगिनिंग में हमने पढ़ा था कि जब शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेनार्क, 10 से 12 साल की उम्र में। और जब साइकिल स्टॉप होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। So the onset of menstruation at puberty in the life of a female is menarche, okay? And menopause is stoppage. Amenorrhea term याद रखना। एक dysmenorrhea भी होता है, painful menstruation. Amenorrhea होता है lack of periods when doesn't occur by the age 15 और have not occurred in the last 90 days. तो एमेनोरिया देखिए 15 साल तक की उम्र में भी अगर किसी में प्यूबर्टी नहीं हुई है तो हम कहेंगे फीमेल एमेनोरिक है। या फिर एक रेगुलरली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में 90 दिन तक भी साइकिल नहीं हुआ है, 90 डेज तक, देन आल्सो विल से दैट शी इज एमेनोरिक। रीजंस अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? सो मेनार्क क्या बताया था? बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल which begins between 12 to 15 हो सकता है। और अब जनरली देखा गया है कि बच्चों में सेक्सुअल मेच्योरिटी जल्दी हो रही है 10 to 12 years of age पे, एंड इट में ओकेजनली स्टार्ट एज अर्ली एज 8, राइट? 8 साल की उम्र में भी साइकिल कुछ फीमेल्स में शुरू हो सकता है, एंड स्टिल वी कंसिडर दिस एज नॉर्मल। प्यूबर्टी जल्दी होने के कई कारण हैं, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं अब पहले के कंपैरिजन में। Menopause is the ceasing of the menstruation in the old age. बढ़ती उम्र के साथ साइकिल जब स्टॉप हो जाता है, that is what is menopause. अच्छा, let me tell you one thing कि menstrual cycle सिर्फ humans में नहीं है, menstrual cycle primates में है, because non primates में estrous cycle था। तो और कौन कौन से होते हैं primates? Humans के अलावा apes हैं, monkeys हैं, इनमें भी menstrual cycle होता है। हर फीमेल को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। एक बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए फीमेल को, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को फिर प्रॉपर्ली डिस्कार्ड भी करना है, राइट? सैनिटरी पैड्स आपने सुने हैं, टैम्पून्स भी होते हैं, सम फीमेल्स दे यूज दैट, एंड जो पैड है दैट कैन बी मेड अप ऑफ क्लॉथ आल्सो, और जैसा कि मार्केट में अवेलेबल भी हैं विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यू कैन सी द टैम्पून्स। Many females they are allergic to vaginal tampons और वो यूज नहीं करते हैं। menstrual cups भी जो हैं आजकल चल रहे हैं मार्केट में, राइट जी? क्लियर है इतना? नाउ डू यू नो कि कुछ एप्स भी आती हैं, जैसे आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप अपने सेल फोन में, मोबाइल फोन में मेंस्ट्रुअल पीरियड को ट्रैक करने के लिए एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग नाम से ये अवेलेबल है, ठीक है जी? इज इट क्लियर? चलिए, सो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। दैट मीन्स वी हैव फिनिश्ड दिस chapter, human reproduction, male reproductive system, female reproductive cycle, fertilization, pregnancy, everything we have covered, and I'm sure you have enjoyed the chapter a lot. बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली हैं। इन्हीं चीजों को आगे जाके और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है जब आप MBBS में चले जाएंगे, और आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाकर के गायनेकोलॉजी भी लेना चाहेंगे एज देयर स्पेशलाइजेशन। माय गुड विशेस आर विद यू। डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस करते रहिए जी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। बाय बाय।